सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ताज़ा तरीन सूरत हाल मार्केट की जान लेते हैं। इस वक्त कफील अहमद हमारे नुमाइंदे बिजनेस रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। कफील, 151 रुपए डॉलर हो गया है। अब तो लग रहा था कि शायद जैसे स्टॉक एक्सचेंज रुकी है जहां पर आकर, तो डॉलर भी शायद रुक जाए। नहीं, सूरत हाल जो है वो खासी जो है वो संगीन है। और अगर हम बात करते हैं 2 रोज में ओपन मार्केट की अगर हम बात करें तो तकरीबन 7 रुपए डॉलर जो है वो महंगा हो चुका है। सुबह का जो सेशन था उसमें जो है वो 3 रुपए रिकॉर्ड किए गए थे इजाफा, और इस वक्त जो है वो जब भी हमारी बात हुई है 4 रुपए जो है वो महंगा हुआ है। और इस वक्त जो है वो ओपन मार्केट में जो है वो सबसे ये टॉप लेवल है जो 151 के लेवल पे जो है वो इस वक्त डॉलर ट्रेड कर रहा है। इस वक्त जो करेंसी एसोसिएशन के अपने चेयरमैन हैं जफर पराचा, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और यकीनन जिसमें मज़ीद इजाफा जो है वो देखा जा सकता है। और इसी तरह अगर इंटर बैंक की बात करें तो इंटर बैंक में आज 2 रुपए 48 पैसे का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं। और जो है 149 के लेवल पे जो है वो इंटर बैंक में मार्केट पहुंच गई थी। तो ये सूरत हाल है। तो कफील, क्या ओपन मार्केट में मजीद भी अगले आने वाले वक्त में यही सूरत हाल रहेगी कि ये डॉलर महंगा होता रहेगा? और वजूहात क्या हैं? क्या लोगों ने डॉलर बहुत ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया है? इसकी बुनियादी वजह एक आम आदमी किस तरह से समझे, वो बताइए। देखें, इस वक्त सूरत हाल को है कि एक तो जो करेंसी एक्सचेंज से जो लोग बाय कर रहे हैं उसकी वजह से उस पर कोई जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये वजूहात है जिसकी वजह से डॉलर जो है वो महंगा हो रहा है। दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने परसों बाकायदा मीटिंग की थी इस्लामाबाद में, और जो एक्सचेंज कंपनी के जितने भी अहदेदार हैं उनसे मुलाकात की थी और बाकायदा हिदायत की थी कि डॉलर को जो है वो ऊपर ना जाने दिया जाए। ताहम उसके बावजूद डॉलर जो है वो ऊपर गया। और इस वक्त जो है वो अगर हम बात करते हैं तो 2 रोज में ओपन मार्केट की जो रेट अब तक आ रहे हैं वो 7 रुपए डॉलर महंगा होकर 151 के लेवल पे जो है वो पहुंच चुका है। सही। तो कफील, क्या आप बता रहे हैं, फॉरेक्स रेट वाले क्या बता रहे हैं, माशदान क्या बता रहे हैं कि ये डॉलर इसी तरह से तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा या कोई स्टॉप होने का, किसी रुकने की हद कोई हो सकती है? देखें, स्टॉक की जहाँ तक बात है जो एक्सचेंज कंपनी के जो लोग हैं उनसे हमारी बात हुई और जो डॉलर के डीलर्स हैं उनके मुताबिक 155 तक के रेट अब तक जो है वो ओपन मार्केट में जो है वो बताए जा रहे हैं, जो कि ज़राए का कहना है। अब जो आइंदा वीक शुरू होगा उसमें देखा जाएगा क्योंकि कल मार्केट जो है वो क्लोज होती है इंटर बैंक में, और ओपन मार्केट में होगी ट्रेडिंग। अब कल हो सकता है कि इसमें मज़ीद इजाफा देखा जा सकता है। सही। तो कफील, अगर ये इसी तरह से बढ़ रहा है तो फिर तो इसका मतलब है कि डॉलर पर कोई चेक एंड बैलेंस हुकूमत की जानिब से क्या हो सकता है? वो किया क्यों नहीं जा रहा? किसकी जिम्मेदारी है कि ये इस तरह से ओपन मार्केट में जिस तरह से डॉलर तेज़ी के साथ ख़रीदा गया है पिछले 2 दिन के 3 दिन के अंदर, तो इस पर कोई चेक एंड बैलेंस को तरीकाकार नहीं होता क्या? देखें, मैं आपको बताऊं कि सिलसिला कुछ नहीं है कि जो IMF की कंडीशन थी उसके मुताबिक चीज़ों को सामने रखने की ज़रूरत है कि आया जो शराइत तय की गई हैं उसमें किस हद तक गवर्नमेंट जो है वो खुद इन्वॉल्व है और जो ये चीज़ों को बढ़ने दिया जा रहा है, ये भी एक पहलू है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट में किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं है। ओपन मार्केट में अगर आप भी जाएँ, अगर आपको $2000 चाहिए, अगर आपकी कोई जान पहचान है तो बासानी आपको दस्तियाब हो सकते हैं। तो ये कोई फार्मूला नहीं है और इसके कोई चेक एंड बैलेंस कम अज़ कम कराची लेवल के ऊपर नहीं है। अगर यही वजूहत है कि डॉलर बढ़ रहा है और आज जो है वो 151 के लेवल पे पहुंचा और इंटर बैंक जो है वो 149 तक पहुंचा। सही है। तो इंटर बैंक में 149 और यहाँ पर 150 और 151 तक जो है वो डॉलर ओपन मार्केट में पहुंच चुका है और सूरत हाल गंभीर होती जा रही है कि इस वक्त मामला आगे क्या बढ़ सकते हैं। कफील, दूसरी जानिब मैं आपसे स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जानना चाहूँगा। अब बड़ी मंदी का सिलसिला रहा है, हालांकि ये बात हुई कि जब से यहाँ पर मज़ाकरात हुए, एक जानिब IMF के साथ मामला तय हो रहे थे, दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज काबू में नहीं आ रही। आज भी बताया गया कि 105 अरब रुपए अब तक डूब चुके हैं और 100 इंडेक्स 33,093 पॉइंट्स की सतह पर आज के दिन, यानी कि कल फिर छुट्टी का दिन है, तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या सूरत हाल है? देखिए, मुझे से अगर हम कारोबार का आज जो है वो सेशन 12 बजे तक होता है जुमे के दिन, और स्टॉक मार्केट का आगाज से ही खासी नेगेटिविटी में देखी जा रही थी और टोटली जो अगर आज जो फाइनल एनालिसिस है उसके मुताबिक 8 से 4 पॉइंट की कमी रिकॉर्ड की गई इंडेक्स में और 33,166 के लेवल पे जो है वो इंडेक्स क्लोज हुआ है। इंडेक्स में मजमूई तौर पर 2.43% जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई और मजबूरी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है
उसमें 140 अरब रुपए की जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। मैं आपको बताऊं कि एक अहम मुलाकात हुई है स्टॉक ब्रोकर्स की मुशीर खजाना जो है वो हफीज शेख साद के साथ, और उसमें जो है एक अहम फैसला किया गया। उसने कहा गया कि मार्केट के सपोर्ट के लिए फौरी तौर पर जो इकदाम उठाए जाएंगे और NIT के जरिए जो है वो 20 अरब रुपए जो है वो फराम किए जाएंगे कि मार्केट सपोर्ट के लिए। अब वो 20 अरब कब तक जो है वो फराम किए जाएंगे आइंदा आने वाले दिनों में मालूम होगा, लेकिन आज ये फैसला हुआ है और स्टॉक ब्रोकर्स की एक अहम मुलाकात जो है वो मुशीर खजाना से हुई है। सही, ठीक है। कफील हमें आगाह कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आपने हमें स्टॉक मार्केट के हवाले से भी आगाह किया और ओपन मार्केट में जो इस वक्त फॉरेक्स रेट है उसके हवाले से जो डॉलर परवान चढ़ रहा है और जिस तरह से, बल्कि परवान से क्या वो तो उड़ान भर रहा है, तो बात की है। कफील बहुत शुक्रिया आपका। उसामा गाजी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन। बहुत शुक्रिया उसामा गाजी साहब आपके वक्त का। मैंने प्रोग्राम के इब्तिदा में वज़ीर आज़म साहब के वो जुमले बताए कि जो उन्होंने कहा था कि आपने कौम ने घबराना नहीं है, छोटा सा एक पैच है उससे निकल कर मैं निकाल कर लाऊंगा। लेकिन लोगों की घबराहट शायद अब घबराहट से भी कहीं आगे जा रही है। ये डॉलर जिस तरह से तेज़ी से जा रहा है, IMF से मज़ाकरात हो गए हैं, मुशीर ख़जाना IMF से आ चुके हैं, गवर्नर स्टेट बैंक वहाँ आ गए हैं। तो 2 दिन पहले वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि डॉलर जो है उसको इस तरह से नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन जैसे उन्होंने ऑर्डर दिया उसके फौरी बाद तेज़ी के साथ 7 रुपया डॉलर जो है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ गया है। तो क्या इस हुकूमत के बस में डॉलर नहीं आ रहा या इस हुकूमत की टीम मईशत को बेहतर नहीं कर पा रही है? इस हुकूमत के बस में तो मुदस्सिर भाई कुछ भी नहीं आ रहा। जो भी ये काम कर रहे हैं उल्टा ही पड़ रहा है। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ मजीद बात होगी। दो बड़े प्लेयर आ गए, हसनैन की भी वापसी होगी। आपको लगता है पाकिस्तान आज कुछ फाइटिंग पर बेहतर होगी? देखिए मुदस्सिर, नॉटिंघम की जो ट्रेंट ब्रिज क्रिकेट ग्राउंड है इसके ऊपर हमेशा बड़ा स्कोर होता है। इंग्लैंड ने इसी ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ 400 रन भी किए हुए हैं और उन्होंने गुज़श्ता साल भी 400 रन किए थे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। तो ये विकेट बड़ी अच्छी है, बैटिंग के लिए साजगार है। पाकिस्तान के दोनों ओपनर इमामुल हक भी सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं, फ़खर जमान ने भी सेंचुरी स्कोर किया है, बाबर 50 स्कोर कर चुके हैं। कप्तान सरफराज अहमद ने 2 मैचेस के अंदर विकेट पर टिकने की कोशिश की, लेकिन वो ज़्यादा देर विकेट पर रुक नहीं सके हैं। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक की आज वापसी हुई है, पाकिस्तानी टीम के 2 सीनियर खिलाड़ी हैं और वर्ल्ड कप से पहले इन दोनों को चांस दिया जा रहा है। हारिस सुहेल अच्छा स्कोर कर रहे थे, उनको ड्रॉप कर दिया गया। फास्ट बॉलर फ़हीम अशरफ को भी ड्रॉप करके मोहम्मद हसनैन को चांस दिया गया है। तो पाकिस्तानी टीम अंडर प्रेशर तो ज़रूर है। जहां तक आप ये बात करें कि अगर पाकिस्तान 400 स्कोर करता है तो इंग्लैंड 400 स्कोर भी कर सकता है। इसमें कप्तान को अपने बॉलर्स का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। सरफराज अहमद को बहुत बुरा लगता है, उनके चाहने वालों को बुरा लगता है जब उनके ऊपर तनकीद की जाती है। एक ऐसी टीम जो कि पिछले 2 मैचेस के अंदर 350 से ज़ायद रन बनाने के बाद भी उसका डिफेंड नहीं कर सकी है, तो पाकिस्तानी टीम के अंदर कुछ तो खराबी होगी। कप्तान को कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा। अब मिकी आर्थर का बिल्कुल आखिरी टूर्नामेंट है, उसके बाद वो भी पाकिस्तानी टीम के साथ मुंसलिक नहीं होंगे। इंजमामुल हक की भी आखिरी असाइनमेंट थी, वो भी मुंसलिक नहीं होंगे। सरफराज भी वर्ल्ड कप तक कप्तान है, वो भी आगे वर्ल्ड कप के बाद कप्तान बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो एक ऐसी टीम जो कि 2 हफ्ते बाद वर्ल्ड कप की कैंपेन का आगाज करने जा रही है, लगातार 8 वनडे मैच हार चुका है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाली उन 10 टीमों में वाहिद टीम है जो वर्ल्ड कप से पहले 8 लगातार वनडे मैचेस हार चुका है। तो कुछ ना कुछ तो खराब हो रहा होगा ना। बहुत देखते हैं फिगर है 8 आने के बाद उसमें किस हद तक बेहतरी आती है। आज 9वां मैच है और 2 दिन के बाद फिर 10वां मैच है। तो जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की और जिस तरह की परफॉर्मेंस इंग्लैंड की लग रही है, तो ये हार का जो फिगर है वो कहीं डबल फिगर में दाखिल ना हो जाए कि वो 10 हो जाए, खुदा न खास्ता। लेकिन एक चीज़ जो हफीज़ के और शुएब मलिक के हवाले से हम बात कर लेते हैं। पहले हफीज़ के आने से, क्योंकि उनके बारे में बताएगा मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है और शुएब मलिक भी, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान टीम की वो थोड़ा ग्राउंड के अंदर स्ट्रेंथ नज़र आएगी? देखिए मुदस्सिर, बैटिंग में तो पाकिस्तान ने दोनों मैचेस के अंदर 350 रन स्कोर किए हैं। फ़खर ने भी सेंचुरी स्कोर की, इसके अलावा बाबर ने 50 स्कोर की, आसिफ अली ने 2 मैचेस के अंदर दोनों में 50 स्कोर किए हैं। इमामुल हक एक मैच के अंदर 150 रन की इनिंग्स पिछले मैच में वो खेल चुके हैं। पाकिस्तान बैटिंग में तो 350 रन कर रहा है। परफॉर्मेंस तो बुरी जा रही है। इसमें या तो कप्तान की बैटिंग कारकर्दगी अच्छी नहीं है, या कप्तान डिसीजन अच्छा नहीं ले पा रहे, या वो बॉलर्स का सही तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे। इमाद वसीम स्कोर ज़्यादा कंसीड कर रहे हैं,
शाहीन शाह अफरीदी को बहुत मार पड़ी, हसन अली को बहुत मार पड़ी, मोहम्मद आमिर बीमार होकर बैठे हुए हैं, उनको चिकन पॉक्स की शिकायत है, उनको आज भी उनका लंदन में दोबारा टेस्ट हुआ है, वो टीम के साथ ट्रैवल भी नहीं कर रहे, अपने ससुराल के यहाँ वो ठहरे हुए हैं। तो कोशिश तो टीम ने की थी कि मोहम्मद आमिर को वापस लिया जाए, तो यकीनी लेकिन तौर वो पर भी टीम बहुत के बुरी अंदर रही नहीं आ है। सके। बहैसियत कप्तान सरफराज ने जितने बुरे मैचेस खेले हैं पिछले हम 3 बल्कि सीरीज की देखिए जब बहुत बुरी सूरत हाल रही है, और कप्तान को बिठाकर चेयरमैन कर लें प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन कप्तान के साथ साथ क्या मामला है कि ये जो टीम है एजाज वो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही है कि कप्तान उनको चला नहीं पा रहे हैं, या उनकी कैपेसिटी इतनी है कि फ्लैट पिचेस हैं तो बॉलिंग कैसे करनी है, क्या करनी है। फिर फील्डिंग के हवाले से पिछले बार हमने 6 कैचेस छोड़े हैं, जिसमें 4 कैचेस तो शायद स्कूल की टीम्स भी कर लिया करती हैं, तो इस पर भी कोई तवज्जो शायद नहीं है। देखिए, वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास बहुत अच्छा मौका था अपनी खामियों को जांचने का, और वो थी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जो कि हम 5-0 से हार गए। उस 5-0 की सीरीज के अंदर ऐसे क्रिकेटर्स को चांस दिया गया जो कि बेंच स्ट्रेंथ के तौर पर उनको ट्राई आउट किया जा रहा था। इसमें सिलेक्शन कमेटी का कसूर है कि इंजमामुल हक की सरबराही में जो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी खिलाड़ियों को तलाश करती है, क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? पूरे सूबे से एक खिलाड़ी भी पाकिस्तानी टीम में नहीं है। सिंध से आपके कप्तान सरफराज अहमद का ताल्लुक कराची से है, क्या बाकी पूरे सिंध के अंदर कोई टैलेंट नहीं है? शर्जील खान के जाने के बाद क्या हैदराबाद से कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं आ सकता था? एक हसनैन क्या हमें मिला है? हमारी सिलेक्शन कमेटी को पूरे पाकिस्तान के अंदर टैलेंट तलाश करना चाहिए। अगर इमाद वसीम अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, अगर शादाब खान हेपेटाइटिस की वजह से पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो आप अपने टेस्ट स्पिनर यासिर शाह को लेकर जा रहे हो। क्या 22 करोड़ पाकिस्तानियों में और टैलेंट नहीं है? मैं सबसे ज्यादा इंजमामुल हक को जिम्मेदार करार देता हूं। उसके बाद मिकी ऑर्थर की जिम्मेदारी बनती है। मिकी ऑर्थर जब टीम दौरे के ऊपर होती है, नवाज एक अच्छा ऑप्शन था। उसने क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम को मुसलसल 3 सुपर लीग के गुज़श्ता इवेंट्स के अंदर उसने टीम को बहुत सारी कामयाबियां दिलाई हैं। एक इंजमामुल हक की गलती है कि वो सही तौर पर टैलेंट नहीं तलाश करते। दूसरी गलती मिकी ऑर्थर की है कि वो मिकी ऑर्थर जो हतमी 11 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, अगर मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसको बार बार क्यों खिलाया जाता है? अब तक 14 वनडे मैचेस के अंदर सिर्फ 5 विकेटें वाला बॉलर क्या दुनिया के किसी टीम में खेल सकता है? उसको रेस्ट क्यों नहीं कराया गया? आमिर को तो अब निकाला गया जब आमिर की तबीयत खराब हुई। उसके बाद फिर जिम्मेदारी बनती है कप्तान की। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहां पर कप्तान का बहुत कलीदी किरदार होता है। आप इस वर्ल्ड कप के अंदर जो 10 टीमें शिरकत करने के लिए जा रही हैं, आप भारतीय कप्तान विराट कोहली की मैच विनिंग परफॉर्मेंस देख लें, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ऑरेन फिंच की मैच विनिंग परफॉर्मेंस देख लें, साउथ अफ्रीकी कप्तान फॉफ डुप्लेसी को आप देख लें कि वो दुनिया के नुमायां बैट्समैन हैं, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन हैं, वो नुमायां परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वेस्ट इंडीज के जैसन होल्डर हैं, वो नुमायां मैच विनर खिलाड़ी हैं। सरफराज को एक मैच विनर प्लेयर बनना पड़ेगा, और दूसरा ग्राउंड के अंदर अगर पाकिस्तानी बैट्समैन 350 रन करते हैं तो बॉलर्स को ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो उसका दिफा कर सकें। हसन अली एक जोशीला फास्ट बॉलर है, विकेट टेकर फास्ट बॉलर है, शाहीन शाह अफरीदी विकेट लेता है, लेकिन वो इंग्लैंड की पिचेस पे जाकर अगर आउट नहीं कर सके तो कहीं पे तो खराबी होगी ना। कप्तान को कहीं ना कहीं हिकमत अमली को तब्दील तो करना पड़ेगा। अब देखें, शोएब मलिक के 10 ओवर का हमें ऑप्शन है, वो करवा सकते हैं। हफीज अपने एक्शन को क्लियर करके दोबारा बॉलिंग करवाने के अहल हो चुके हैं, वो भी बॉलिंग करवा सकते हैं। मुझे फिर भी पाकिस्तानी बैटिंग के ऊपर कोई डाउट नहीं है। अगर कहीं डाउट होता है तो वो बॉलर्स को सही इस्तेमाल ना करने की जिम्मेदारी वो सिर्फ और सिर्फ फील्ड कैप्टन की होती है। एक चीज जो क्रिकेट नजर आती है, वो हम पहले देखते थे बहुत ज्यादा एग्रेसिवली कप्तान जो है वो ग्राउंड में प्ले कर रहे होते थे, बात कर रहे होते थे, गुस्सा भी कर रहे होते थे, अपने बॉलर्स पर नाराजगी भी कर रहे होते थे। अब कप्तान का भी वो रवैया शायद कुछ कदरे तब्दील हुआ है। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अब यंग कप्तान से सीनियर कप्तान की वजह से है, या खुद वो परफॉर्म कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी खिलाड़ियों पर भी शायद उस तरह का एग्रेशन, गुस्सा या नाराजगी वो नहीं हो पा रही। ये आखिरी बात जो किया आपने वो दुरुस्त है। हम गुज़श्ता प्रोग्राम में भी मैं और आप यही बात कर रहे थे कि जब सैफी खुद अच्छी बैटिंग नहीं कर रहा होगा, जब सैफी खुद स्कोर नहीं कर रहा होगा, जब सैफी अच्छे डिसीजन नहीं कर सका होगा, तो वो फिर खिलाड़ियों के ऊपर वो क्या प्रेशर डाल सकता है, वो खिलाड़ियों से क्या परफॉर्मेंस ले सकता है। देखें, सरफराज को भी इस बात का अदराक है कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो एक नस्ल परस्ती की वजह से उसके ऊपर पाबंदी लगी थी, और फिर रिजवान को टीम में मौका मिला था, और फिर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में भी रिजवान ने लगातार, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन है, वो दिफाई चैंपियन है इस वर्ल्ड कप के अंदर, उसके खिलाफ रिजवान ने 2 सेंचुरियां स्कोर की हैं। अब रिजवान पाकिस्तान में बैठा
बैठा हुआ है सरफराज। आप सोशल मीडिया के ऊपर बाज लोग ये कहते हैं कि अगर कप्तानी सरफराज से ले ली जाए तो सरफराज की टीम में जगह नहीं बनती। इसका जिम्मेदार कौन है? खुद सरफराज है। सरफराज को बेहतर फैसले करने पड़ेंगे और अग्रेसिवली ऊपर के नंबरों पर आकर बैटिंग करनी पड़ेगी। और इसके अलावा सरफराज को जब वो बतौर विकेट कीपर विकेट के पीछे खड़े होता है तो उसको अपने बॉलर का सही इस्तेमाल करना पड़ा। मुदस्सिर, हमने बहुत सारे ऐसे मैचेस जो जीते हुए थे वो गंवाए हैं, वो सिर्फ अच्छे फैसले ना करने की वजह से पाकिस्तान ने गंवाए हैं। मिसबा की कप्तानी के अंदर क्या वजह थी कि मिसबा फैसले अच्छे करते थे? बिल्कुल, ये बहरहाल बड़ा अहम मामला है कि फैसले अच्छा होना। दूसरी मैच उसका मिसाल है कि कप्तान विकेट पर मौजूद रहा, पाकिस्तान मैच जीत के बिल्कुल करीब पहुंच गया और उसके बावजूद पाकिस्तान वो मैच हार गया और कप्तान का उस वक्त क्रीज पर भी रहें और वो मैच विनिंग पोजीशन और परफॉर्मेंस ना कर पाएँ तो बहरहाल सवाल वहाँ पर उठता है। बहरहाल अब ये कप्तान भी हैं, ये फाइनल है। ये जो टीम चली गई है ये भी तकरीबन 99.9% ये भी फाइनल है। इन्होंने वर्ल्ड कप खेलना है। मुदस्सिर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये टीम कमजोर टीम नहीं है। ये टीम कमजोर टीम नहीं है। इस टीम के अंदर एक दो खिलाड़ियों की सिलेक्शन का कोई मसला हो सकता है, हम तनकीद कर सकते हैं। यही टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। इस टीम के अंदर देखें, फखर ने स्कोर किया, इमाम ने स्कोर किया, बाबर स्कोर कर रहे हैं, हारिस स्कोर करते हैं, शोएब और हफीज भी आज आ चुके हैं। सरफराज को अपनी बैटिंग बेहतर करनी चाहिए। ऑलराउंडर में फ़हीम अशरफ नाकाम हो चुके हैं। निचले के नंबरों पे आसिफ अली हार्ड हिटर हैं, वो स्कोर कर सकते हैं। शाहीन शाह विकेट टेकर फास्ट बॉलर है। जुनेद खान विकेट टेकिंग फास्ट बॉलर हैं। मोहम्मद आमिर विकेटें ले सकते हैं। शादाब खान टीम में वापस आ रहे हैं। तो ये टीम कमज़ोर टीम नहीं है। इस टीम को अगर बेहतर अंदाज के अंदर सरफराज ग्राउंड के अंदर फाइट कराए तो ये टीम सेमीफाइनल तक वर्ल्ड कप में आ सकती है। इस टीम के अंदर इतनी सलाहियत मौजूद है। सही नहीं, लेकिन एक जो चीज़ है कि अब इसी टीम ने खेलना है, इसी टीम के मामलात हैं, यही सिलेक्शन है, यही वर्ल्ड कप जाके खेलेगी। अब वर्ल्ड कप में एक तरफ तो इंग्लैंड, हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो रही है और जो रिज़ल्ट आ रहा है, क्या आप समझते हैं कि ये रिज़ल्ट, ये तमाम तर चीज़ें वर्ल्ड कप में जाते हुए सरफराज के लिए और ज़्यादा मुश्किलात और ज़्यादा प्रेशर भी क्रिएट कर सकती हैं और बाकी टीम के लिए भी? बिल्कुल, एक टीम वर्ल्ड कप 2 हफ्ते बाद 30 मई को, पाकिस्तान 31 मई को अपना पहला मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलना है वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप का आगाज़ 30 मई से होने जा रहा है और आज 17 मई है और 13 दिन रह चुके हैं वर्ल्ड कप के आगाज़ में। तकरीबन 12 दिन बाद वर्ल्ड कप शुरू होगा। 13 दिन बाद पाकिस्तान ने पहला मैच खेलना है। 2 हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है। तो एक टीम लगातार 8 वनडे मैचेस हारने के बाद वनडे वर्ल्ड कप की कैंपेन का वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 31 मई को जब आगाज़ करेगी तो उसके ऊपर प्रेशर तो होगा। उसके ऊपर प्रेशर होगा कि मुसलसल पाकिस्तान सीरीज़ हार रहा है, पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी परफॉर्म नहीं करी है। लेकिन खुशी इस बात की, मुदस्सिर, हम पिछले 2-3 साल से ये देखते हैं पाकिस्तान की फील्डिंग अच्छी नहीं थी, पाकिस्तान की बैटिंग अच्छी नहीं थी। फील्डिंग में अभी भी प्रॉब्लम है लेकिन बैटिंग अब अच्छी हो चुकी है। तो सिर्फ इस टीम फील्डिंग को ग्राउंड के अंदर लड़ाने के लिए कैचेस ड्रॉप किए हैं अग्रेसिव बाकायदा। उस मैच के बाद जो टेलीविजन्स हैं, जो स्पोर्ट्स चैनल्स हैं, वो उन 6 कैचेस को दिखाते रहे। नहीं है इसमें कप्तान का कसूर नहीं है। ये इनफरादी तौर के ऊपर खिलाड़ी खुद मेहनत करते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर थोड़े लेजी रहे हैं हमेशा फील्डिंग में, इसमें कप्तान का कसूर नहीं है। खुद फील्डर्स को एहसास करना चाहिए कि वो किस तरह की फील्डिंग करें। मैं फिर ये कहूँगा कि बहुत बर्डन है सरफराज के ऊपर, बहुत प्रेशर है पाकिस्तानी टीम के ऊपर। मिकी ऑर्थर की ये आखिरी ट्रिप है पाकिस्तानी टीम के साथ। इंजमामुल हक का भी ये आखिरी असाइनमेंट थी जो उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए टीम सेलेक्ट की है। 13 दिन बाद पाकिस्तान ने पहला वर्ल्ड कप का मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ खेलना है। 30 मई को वर्ल्ड कप का आगाज़ होने जा रहा है। तो अगर 8-0 अब तक पाकिस्तान का ओडीआई रिकॉर्ड चल रहा है वर्ल्ड कप से पहले, अगर आज पाकिस्तान जीत जाता है और उसके बाद पाकिस्तान अगला मैच भी जीत जाता है तो इससे टीम का मोराल बुलंद होगा। और मेरी ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान शिकस्त के ऊपर वर्ल्ड कप की अपनी कैंपेन ख़त्म ना करे। वर्ल्ड कप से पहले कम अज़ कम पाकिस्तान को अब जो इंग्लैंड के खिलाफ 2 मैचेस रह गए हैं ये ज़रूर जीतने चाहिए। इससे टीम का मोराल बुलंद होगा। वरना पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि किस प्रेशर के साथ खेलेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले अगर आप मुसलसल 10 वनडे मैचेस हारे हो तो फिर आप कैसे इजाज़ आज मैच के हवाले से अगर हम बात करें, पाकिस्तान 350 कर रहा है, हार रहा है और इसी ग्राउंड पे 400 रन हो चुके हैं, एक बार नहीं 2 बार हो चुके हैं। तो क्या फिर पाकिस्तान आज 2 सेंचुरीज 4 50s के साथ क्या 400 रन बनाएगा तो पाकिस्तान डिफेंड कर पाएगा? तो आज के मैच के लिए पाकिस्तान को फिर कितना स्कोर चाहिए होगा?
देखिए प्रेशर तो है। हसनैन को भी आज इसीलिए टीम के अंदर सरफराज और मिकी ऑर्थर लेकर आए हैं क्योंकि वो 148-150 के करीब गेंद करवाते हैं। और फिर फ़हीम अशरफ को इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि वो बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बॉलिंग में भी फ़हीम ने बहुत मार खाई है। हसन अली को विकेटें लेनी चाहिए। हसन अली ने इन्हीं इंग्लैंड की पिचेस के ऊपर पाकिस्तान को बहुत सारी कामयाबियाँ दिला रखी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी भी हसन अली नुमाया फास्ट बॉलर थे जब पाकिस्तान चैंपियन बना था। आज हफीज़ और शुएब मलिक के ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फ़खर ने मुसलसल अच्छी बैटिंग की है पाकिस्तान के लिए, लेकिन इस इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचेस वो अब तक खेल चुके हैं। एक मैच बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका और मुसलसल वो 2 मैचेस के अंदर उन्होंने स्लिप के अंदर जोए रूट ने उनका कैच पकड़ा तो वो स्लिप के अंदर एज करवा रहे हैं। इमामुल हक ने अच्छी बैटिंग की है, 150 स्कोर किया है। इमाम देखें, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान को अब 352 मरतबा करके पाकिस्तान उसका दिफा नहीं कर सका, तो आज फिर बज़ाहिर तो हम यही कह सकते हैं कि मैच जीतने के लिए 400 रन स्कोर करने पड़ेंगे और ये ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम की जो विकेट है इसके ऊपर 400 रन हो सकते हैं। ये बिल्कुल बैटिंग फ्लैट ट्रैक है। सही, तो अब देख रहे हैं ये कि पाकिस्तान अब कितना जो है स्कोर वो करता है और इंग्लैंड के लिए क्या अब वो देता है चेस करने के लिए। बहरहाल पाकिस्तानी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। बहुत शुक्रिया एजाज वसीम बाकरी हमारे साथ प्रोग्राम से। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।